नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना इस समय जो बैच चल रहा है उसमें हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, और व्याकरण में भी हमने इस समय जो टॉपिकों को ले रखा है वो मुख्यतः अपने रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को ध्यान में लेकर पढ़ रहे हैं। हमने लगभग व्याकरण का 80 से 90% कोर्स कवर कर रखा है। अब जो कुछ बचा हुआ है उसी को हम पढ़ रहे हैं, और उस क्रम में हमारा व्याकरण का जो टॉपिक जो प्रकरण चल रहा है वो था अपना उपसर्ग। और इस टॉपिक के तहत हमने अब तक जो पढ़ लिया है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग को लेकर जो दी गई परिभाषाएं, उपसर्गों के हमारे हिंदी में भेद कि कितने प्रकार के उपसर्ग हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, या उपसर्ग किसी शब्द में जब जुड़ता है तो उसकी प्रकृति उसकी स्थिति को हमने समझा। अब उसी क्रम में जो संस्कृत के अपने 22 उपसर्ग हैं उनमें से लगभग 12 उपसर्गों को दोस्तों हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब आगामी उसके बचे हुए 10 और उपसर्ग, फिर हमारे हिंदी के उपसर्ग, फिर आपके उर्दू के उपसर्ग हम क्रम से देखते हैं। तो देखिए अपनी उपसर्ग जो हमने पढ़े उनमें आपने देखा कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप या पास, और सर्ग का अर्थ है सर्जना करना या रचना करना या निर्माण करना आदि आ जाता है। इसी क्रम में हमने पढ़ा कि उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द या धातु के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को या तो आंशिक या पूरी तरह बदल देते हैं। तो उपसर्ग दो प्रकार की क्रियाएं करता है जब किसी शब्द के साथ जुड़ता है, या तो उसके अर्थ को पूरी तरह बदल के रख देता है या उसे आंशिक रूप से परिवर्तित करता है। या उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना हो तो उसके लिए कहीं तो मूल शब्द और उपसर्ग आसानी से अलग किए जा सकते हैं क्योंकि वो अलग अलग ही होते हैं, लेकिन कहीं जगह उनकी संधि करके उनको अलग किया जाता है। बस इस बात को, इस ट्रिक को हमें ध्यान रखना है, उपसर्ग हमसे कभी गलत होंगे ही नहीं दोस्तों, क्योंकि उपसर्ग में क्रियाएं दो प्रकार की होती है। जैसे ये उपसर्ग या तो स्वतंत्र रूप से जुड़ते हैं या संधि रूप में जुड़ते हैं। तो जहां संधि होगी उसे संधि रूप में समझे, और जहां स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए उसे सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं। और हमने उपसर्ग जो देखी वो अपने संख्या में 22 होते हैं संस्कृत के, वो देखिए दोस्तों। जैसे अति, अधि, अभि, अपि, अनु, अप, अब, आ, उत या उद, उप। उसी क्रम में प्रति, परि, नि, निर, निश, सम, प्रे, परा, बी, दुर, दुष, सु आदि ये 22 उपसर्ग हमने क्रम से पढ़े हैं। तो आइए अब हम देखते हैं आगे के और उपसर्गों को। तो उपसर्गों में जो अपने संस्कृत उपसर्ग हम पढ़ रहे थे, तो अब 13वां उपसर्ग, 12वें उपसर्ग तक कल की कक्षा में हम या पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब 13वां उपसर्ग है नी। नी का अर्थ है बड़ा, विशेष या निश्चय। नी का अर्थ होता है बड़ा, विशेष या निश्चय। और शब्द है निगूढ़, नी प्लस गूढ़, नी प्लस शेष, नी प्लस निरोध, नी प्लस रोध या नी प्लस धन, नी प्लस आय, नी प्लस ऊन, नी प्लस अस्त, नी प्लस चय, नी प्लस आस या नी प्लस धी। तो दोस्तों कुछ शब्दों में तो स्वतंत्र रूप से उपसर्ग जुड़ा हुआ है और मूल शब्द आसानी से अलग किया जा सकता है, जैसे नी प्लस शेष। जबकि कुछ शब्दों में आपके संधि करनी होती है, जैसे नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, यह न्यून के लिए, तो इस क्रम में संधि होती है। ऐसे ही अगला अपना उपसर्ग है निर। देखें, निर का अर्थ होता है बिना, निषेध या बाहर। निर का अर्थ भी बिना, निषेध या बाहर होता है। जैसे निर्भय, निरंजन, निरामिष, निरुत्साह, निर्णय, निर्वाह,
निर्गम, निरादर, निर्निमेष आदि शब्द है जो आपके निर उपसर्ग से बनते हैं। तो वो स्थिति है जहां स्वतंत्र रूप से उपसर्ग अलग किया जा सकता है मूल शब्द से, वहां उस क्रिया के साथ उपसर्ग अलग किया जाएगा, और कई जगह अपने संधि के साथ, जैसे निर प्लस भय, निर प्लस अंजन, निर प्लस आमिष, निर प्लस उत्साह, निर प्लस नय, निर प्लस वाह, निर प्लस गम, निर प्लस आदर, निर प्लस निमेष। इस क्रम में आपके निर उपसर्ग होगा। अगला निश। निश में बिना के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो निश यानी बिना, या बड़ा या विशेष। निश शब्द का 3 रूपों में अलग अलग अर्थ है। निश का यानी बिना के अर्थ में, बड़ा के अर्थ में या विशेष के अर्थ में। तो नी प्लस तार, नी प्लस संकोच, नी प्लस सीम, नी प्लस चल, नी प्लस छल, नी प्लस शुल्क, नी प्लस फल या नी प्लस कंटक। तो देखो यहां शय 3 रूपों में लिया जाता है दोस्तों, स्लेट वाला से, संक वाला से और आपके षटकोण वाला से। तो इस क्रम में आपके तीनों से के साथ बनने वाले शब्द हमने देखे। इसी क्रम में अपना अगला जो उपसर्ग है वो है सम उपसर्ग। सम का अर्थ है भला, भला या भली, प्रकार या पूर्ण, भली प्रकार या पूर्ण। जैसे सम प्लस कर्मण, शम प्लस कलन, शम प्लस बल, शम प्लस कल्प, शम प्लस देह, सम प्लस मान, सम प्लस धी, सम प्लस इच्छा, सम प्लस कृत और सम प्लस उचित। तो ये अपने सम उपसर्ग के योग से बनने वाले शब्द है दोस्तों। जब हमें किसी भी शब्द से उपसर्ग अलग करना है तो कहीं तो आपके सामान्य रूप से, स्वतंत्र रूप से उपसर्ग जुड़ जाता है और कहीं संधि करके जुड़ता है। बस इतना हमें ध्यान रखना है दोस्तों, हर शब्द में हम उपसर्ग अलग कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला अपना 17वां उपसर्ग है प्रे। प्रे यानी आगे, अधिक या विशेष अर्थ होता है प्रे का, आगे, अधिक या विशेष। जैसे प्रे प्लस कांड, प्रे प्लस गति, प्रे प्लस दर्शन, प्रे प्लस हार, प्रे प्लस अध्यापक, प्रे प्लस ईक्षक, प्रे प्लस अर्थी, प्रे प्लस उज्ज्वल और प्रे प्लस आप्त। इस प्रकार यहाँ आपके कौन सा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों? प्रे। और अलग करने के वही तरीके आपको लेना, जहाँ स्वतंत्र उपसर्ग है वहाँ तो आराम से प्रे प्लस कांड हो जाएगा, जबकि प्रे प्लस अध्यापक आदि यहाँ संधि हो रही है दोस्तों। इसी क्रम में अगला उपसर्ग है अपने परा। परा का अर्थ है विपरीत से, पीछे या अधिक, विपरीत, पीछे या अधिक। जैसे स्वतंत्र रूप से उपसर्ग जुड़ा हुआ परा प्लस जय, परा प्लस भूत, परा प्लस भव, परा प्लस क्रम, परा प्लस आवर्तन और परा प्लस विद्या, परा प्लस मर्स, परा प्लस काष्ठा। तो आदि शब्दों में हम स्वतंत्र रूप से उपसर्ग को अलग कर सकते हैं मूल शब्द से। इसी क्रम में अगला उपसर्ग है वी। वी का अर्थ है अभाव, भिन्न या विशेष, अभाव, भिन्न या विशेष। जैसे बी प्लस जय, बी प्लस ज्ञान, बी प्लस चरण, बी प्लस तान, बी प्लस अर्थ, बी प्लस अवहार, बी प्लस आयाम, बी प्लस अस्त और बी प्लस आदि आदि आपके ये शब्द हो जाते हैं जहां अपना उपसर्ग होता है। यानी कि बी उपसर्ग जिन शब्दों के साथ जुड़ता है, जहां स्वतंत्र है उसे अलग कर सकते हैं और जहां संधि के साथ है उसे भी अलग कर सकते हैं। अगला 20वां उपसर्ग है दुर। दुर का अर्थ है कठिन, बुरा। जैसे दुर प्लस विसंधि, दुरा, दुर प्लस आग्रह, दुर प्लस भेद, दुर प्लस लव, दुर प्लस गम, दुर प्लस वचन, दुर प्लस आचरण और दुर प्लस उपयोग आदि आपके शब्द होंगे जहां दुर उपसर्ग जुड़ेगा। इसी क्रम में अगला उपसर्ग है अपने दुष। दुष के साथ अर्थ ले कठिन, बुरा या विपरीत।
दुष का अर्थ है कठिन, बुरा या विपरीत। जैसे दुष प्लस सह, दुष प्लस तर, दुष प्लस साहस, ये आपके स्लेट वाले सह के साथ। इसी प्रकार दुष प्लस चक्र, दुष प्लस चरित्र, दुष प्लस चिंतन, दुष प्लस शील या दुष प्लस शासन आदि शब्द हो जाते हैं। देखो श दो प्रकार से यहाँ संक वाले से और स्लेट वाले से के रूप में आता है। इसी प्रकार अंतिम उपसर्ग अपना संस्कृत का शु, सु का अर्थ है अच्छा, सरल या सुंदर, अच्छा, सरल या सुंदर। शु प्लस दर्शन, सु प्लस चारु, सु प्लस गम, सु प्लस गंध, शु प्लस कवि, सु प्लस कुमार, सु प्लस आगत, सु प्लस अस्थि और सु प्लस अच्छ। इस प्रकार आपके सु उपसर्ग स्वतंत्र रूप से दोस्तों या संधि रूप से आपके अलग किया जा सकता है। तो हमारे जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनकी संख्या 22 है और 22 उपसर्गों को आज हम कंप्लीट अपने क्रम से पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब इसी क्रम में अपने 17 से 19 जो हिंदी के उपसर्ग है या आपके 15 से 17 जो अपने उर्दू के उपसर्ग हैं उन्हें हम आगामी कक्षा में लेंगे। तो आज तक जो आपने 22 उपसर्ग पढ़े हैं कल की पूर्व कक्षा में और आज की कक्षा में, इनमें कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। दोस्तों इनको अलग करने का यानी कि अधिकतर प्रश्नों में की शब्द दे दिया, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब आपको दुस्साध्य शब्द दे दिया तो यहां आपको पूछा है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपके दु प्लस साध्य। अगर साधारणतः इस तरह स्वतंत्र रूप से उपसर्ग अलग हो जाता है तो ठीक है, वरना हम उस शब्द की संधि करके देखेंगे और संधि से उसका उपसर्ग अलग हो जाता है। तो इस प्रकार उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करने में या पता करने में हमें कोई कठिनाई नहीं है दोस्तों। बस ये दो बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। अब अपने सभी दोस्त हैं उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और खुद भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने और उन्हें करने के लिए कहें। अच्छा पढ़े और आप इसी तरह आगे बढ़े। धन्यवाद।